दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदी में कहें तो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। CSR को लेकर के कौन कौन सी चिंताएं हैं, किस प्रकार से कंपनियां अपने उत्तरदायित्व से भाग रही हैं। देखिए, यदि कोई कंपनी है भारत में इस्टेब्लिश की गई है तो उसका ये दायित्व बनता है कि मैं जिस एरिया में इस्टेब्लिश हुई हूँ, जिस एरिया में इस कंपनी को लगाया गया है उसके आसपास के एरिया को वो डेवलप करें, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाएं। इसको ही हम सरल शब्दों में बोल सकते हैं CSR। ठीक है, शॉर्टकट होता है ये कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारपोरेट मतलब कंपनी, सोशल मतलब समाज, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या उसका उत्तरदायित्व है। तो भारत में इसके लिए एक कानूनी ढांचा भी बनाया गया है। इसके लिए सरकार ने कारपोरेट एक्ट 2013 लाई थी, और इसके जो खंड है सेक्शन 135 है, यहाँ पर कुछ बातें बताई जाती हैं। बताया जा रहा है भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने CSR गतिविधियों की पहचान करने के लिए कौन कौन से काम है, कौन कौन से सेक्टर जहां हमें पैसा लगाना चाहिए यदि आपने कहीं पर इस्टेब्लिशमेंट किया है कंपनी को, तो इसके लिए एक ढांचा के साथ CSR में व्यय को अनिवार्य बना दिया। कंपनी यदि स्थापित हुई है तो उसको कुछ पैसा समाज में खर्चा करना ही पड़ेगा। तो अधिनियम के अंतर्गत CSR के प्रावधान किन कंपनी पर लागू हो रहे हैं? हर कंपनी को नहीं खर्चा करना है पैसा। ऐसी कंपनियां खर्च करेंगी जिनका साल में कारोबार हो रहा है 1,000 करोड़ रुपया तक, या फिर उससे ज़्यादा ये लोग कारोबार कर रहे हैं। मतलब इसको आप कह सकते हैं जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपया की या उससे अधिक की है, या फिर उनका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपया या फिर उससे अधिक है। ये सारी कंपनियों का अब ये उत्तरदायित्व बन गया है कि आप समाज में भी कुछ पैसा लगाइए। तो इस कानून के अंतर्गत कंपनियों के लिए एक CSR समिति को बनाने की ज़रूरत है, जो निदेशक मंडल को एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की अनुशंसा करेगी और टाइम टाइम पर उसकी निगरानी भी करती रहेगी। तो यहाँ पर एक कमेटी की बात करी जाती है जो कि निगरानी टाइम टाइम पर करती रहती है। बताया जा रहा है ये जो कानून है कंपनियों को पिछले 3 सालों के अपने जो भी लाभ इन्होंने कमाया है उसका 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं? जैसे कि कंपनी भूखमरी और गरीबी का उन्मूलन करेगी। दूसरे नंबर, शिक्षा, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में पैसा खर्च करे। HIV एड्स और अन्य बीमारियों का उन्मूलन करने में लिए आप पैसा खर्चा करिए। पर्यावरणीय संवहनीयता, पर्यावरण को बचाने के लिए आप काम करिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास एवं राहत के लिए किसी भी कोष में, किसी भी फंड में आप योगदान दे सकते हैं, तो भी आपका ये CSR ही कहलाया जाएगा। अब हम मुद्दे की बात करते हैं जिसमें हमें समझने की कोशिश करना है CSR के लिए गवर्नमेंट ने जो फ्रेमवर्क बनाई है, यदि हम उसको मजबूत कर देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिट वाला आइडिया होने वाला है। इसलिए हमें CSR के फ्रेमवर्क को मजबूत करना होगा, उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप देखोगे जब से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट आया है, किसके माध्यम से? कंपनीज एक्ट 2013 के माध्यम से। सेक्शन 135 क्या कहता है? CSR स्पेंडिंग इन इंडिया हैज़ राइजन। CSR के रूप में कंपनियां अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही हैं। पिछले 3 साल में उन्होंने क्या कमाया है उसका 2% वो खर्चा करती हैं CSR में, जनता की भलाई के लिए, गरीबी के उन्मूलन के लिए। पहले 10,065 करोड़ रुपए खर्च हुआ करता था 2014-15 के बीच में, ये बढ़कर के 20-21 में 24,865 करोड़ रुपए हो गया है। 10,000 से 24,000, सीधे आप देख रहे हैं कि डबल हो गया है खर्चा।
लेकिन आप ये देखोगे यहाँ पर किसी भी प्रकार का डेटा मौजूद नहीं है जो कि वेरीफाई कर सके वेदर दिस इंक्रीज इज commensurate with the increase in profit of Indian and foreign companies। इसका मतलब ये हो गया है हमारे पास में ऐसा कोई भी डेटा मौजूद नहीं है आज तक के जो कि जिस हिसाब से इनका प्रॉफिट बढ़ा है उस हिसाब से इन्होंने खर्चा को भी बढ़ाया हो, उसका अनुरूप सिस्टम यहाँ पर हमें समझ में नहीं आता। तो देखिए आप ये देख लोगे 2926 कंपनी भारत में ऐसी थी 2020-21 में जिन्होंने जीरो स्पेंडिंग करी थी CSR के अंतर्गत, जबकि कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो लिमिट है 2% की, जो 2% की लिमिट है उससे भी कम खर्चा कर रही हैं। वो पहले 3078 हुआ करती 3078 थी, ठीक है, और ये बढ़ कर के 3290 हो गई। मतलब कि ऐसी कंपनियां भी बढ़ गई हैं जो पहले से कम पैसा खर्चा कर रही। पहले 10 थी तो आज के टाइम में 10 से 15 हो गई हैं। 2% से भी कम पैसा ये लोग खर्च करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कंपनी का जो पार्टिसिपेटिंग है CSR में, उसमें भी गिरावट आई है। 2019 में कितना था और 2021 में कितना हो गया है आप देखिए। 2019 में 25,103 कंपनियां हुई थी और वही फाइनेंशियल ईयर यदि 2021 की बात करें तो 17,007 कंपनियां ही पार्टिसिपेट कर रही हैं CSR में। मतलब यदि कोई कंपनी निर्धारित है मिनिमम 2% से राशि अधिक खर्च कर रही है तो अतिरिक्त राशि को अगले 3 वित्तीय वर्षों में खर्च के विरुद्ध समायोजित हम कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो गया है, कुछ प्रोविज़न ऐसे भी रहे हैं, मैंने यदि 2% से ज़्यादा खर्च कर दिया इस साल, 3% खर्च कर दिया, तो एक काम करेगी सरकार, कहेगी आने वाले जो 3 साल है उसमें ये 1% हम आपका जोड़ देंगे। तो इसका मतलब तो ये हो गया आपको बढ़ावा देना है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा CSR में खर्चा करे, लेकिन आप तो क्या काम कर रहे हो, उस प्रोविज़न को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर दे रहे हो। अब हम बात करते हैं आइडियली तौर पर देखा जाए तो कंपनी को इनकरेज किया जाना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करो। बिसाइड्स मैनी प्राइवेट कंपनीज हैव रजिस्टर्ड देयर ओन फाउंडेशन। अब सरकार देखिए कंपनियां इससे भी बचने का रास्ता निकाल ली हैं, वो खुद के फाउंडेशन या फिर ट्रस्ट बना ले रही हैं और कह रही हैं कि हम CSR के माध्यम से यहाँ पर पैसा दे रहे हैं और जा रहा है उनके खुद ही के जेब में। तो ये भी क्लियर नहीं हो पाया है इस कानून में, CSR रूल में, कि क्या ये अलाउ है या अलाउ नहीं है। दूसरे नंबर की बात हम देखते हैं जियोग्राफिकल बायसेस। आप पूरे भारत भर में घूम लीजिए, देख लीजिए कि कानून में कहाँ समानता है, कहाँ असमानताएं हैं। अब जो सेक्शन 135 है उसका 5, सेक्शन 135(5) कानून का यदि हम देखें, बताया जा रहा है कंपनी को प्रेफरेंस देना पड़ेगा लोकल एरिया या फिर एरिया जहाँ पर ये ऑपरेट हो रही है उसके आसपास के एरिया को आप प्रेफर दीजिए कि आपको पहले इस क्षेत्र का विकास करना है। 135(5) एक्ट ये कहता है। अब ये काफ़ी लॉजिकल हो जाता है। फिर भी एक रिपोर्ट है अशोका यूनिवर्सिटीज़ सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलांथ्रोपी, वो कहती है कि देखिए 54% ऑफ CSR कंपनीज का 54% हिस्सा कंसंट्रेट है कहाँ पर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में। इन्हीं राज्यों में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा कर रही हैं कंपनियां। लगभग कितना बताया जा रहा है, आप समझ लीजिए आधा से ज़्यादा ये लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर बढ़िया रहा है ये अनुपात। वहीं यदि आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश चले जाओगे तो यहाँ पर बहुत ही
कम पैसा CSR में खर्चा किया जा रहा है। चौथे नंबर की बात यह है, एक हाई लेवल की कमेटी थी 2018 में, उनने ये ऑब्जर्वेशन निकाली थी कि हमें जोर देना है लोकल एरिया में, और लेकिन कानून में जो इसका उल्लेख किया गया है वो केवल डायरेक्शनरी है, वो केवल आपको निर्देश दे रहा है ताकि बैलेंस मेंटेन किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्यतापूर्वक बात यह है, यहाँ पर हम अस्पष्टता देख रहे हैं। इसी के चलते चलते इस प्रकार की जो कंपनी है उनको पता ही नहीं है कि हमें कितना परसेंटेज लोकल एरिया में खर्चा करना है और अदर एरिया में हमें कितना पैसा खर्चा करना चाहिए। इसके अलावा आइटम यदि हम 4 की बात कर लें, शेड्यूल 7 इस कानून की, ये डील करता है ब्रॉडर इन्वायरमेंटल इशू से ताकि किया जा सके काउंटर वेलिंग इफेक्ट को। अब ये काउंटर वेलिंग इफेक्ट किस प्रकार से क्रिएट किया जा रहा है इसको आप समझ लीजिए। एक एनालिसिस ऐसा कह रहा है CSR की जो स्पेंडिंग थी 2014 से 18 के बीच में, वो क्या बता रही, ज़्यादातर जो CSR का पैसा है ना वो एजुकेशन में जा रहा, 37%। ज़्यादातर कंपनियां अपने पैसे को कहाँ लगा रही हैं, एजुकेशन में खर्चा कर दे रही हैं अपने फ़ायदे का। सेकेंड नंबर हेल्थ और सैनिटाइजेशन में खर्च कर रही हैं, और केवल 9% जो पैसा है वो स्पेंड किया जा रहा है इन्वायरमेंट में। यहाँ तक कि जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं, जो खुदाई का काम करती हैं, माइनिंग का काम करती हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हमने खुदाई कर करके धरती को जो ख़राब कर दिया है, अब वहाँ कोई खेती नहीं कर सकता, वहाँ पेड़ पौधे नहीं उग सकते। इतना ज़्यादा यदि हमने उसको ख़राब कर दिया है तो ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो हम लोगों की ही है ना, कि हम सबसे पहले पर्यावरण पर ध्यान दें। जितना एरिया में हमने कंपनी लगाए थे उतने ही एरिया में हमें प्लांटेशन करना, और प्लांटेशन भी ऐसा नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक वन आप वहाँ पर पैदा करिए। तो इस प्रकार की जिम्मेदारी होना चाहिए। इसके बाद फिर यदि हम बात करें, अभी जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन चल रहा है, मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जा रही है, बोर्ड लेड, मतलब इसका लीडर कौन है, एक बोर्ड बना दिया गया है जो कि मॉनिटरिंग का काम कर रहा है। डिस्क्लोजर बेस्ड रिजीम विथ कंपनीज रिपोर्टिंग देयर CSR स्पेंड्स एनुअली टू द कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब कि कंपनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कैसा काम कर रही है, इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, एक बोर्ड करेगा, और कंपनी रिपोर्ट देते रहती हैं टाइम टू टाइम सालाना बेस पर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को, शॉर्टकट में MCA बोलते हैं। एनुअल रिपोर्ट इनको फाइल करना पड़ता है। अब यहाँ पर यह चीज़ क्लियर ही नहीं हो पाई है कि क्या इन रिपोर्ट का रिव्यू किया जाता है एंड कंपनीज टू टेकन टास्क, और क्या उनको कुछ टास्क आप दे रहे हो। थर्ड नंबर की बात यह है, देखिए मेजर इशू ये हो जाता है इस डिज़ाइन को लेकर के कि ये फोकस करता है आउटपुट पर। आउटपुट मतलब कि आप कितना % खर्चा कर रहे हो। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर पर यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, आपने 2% पैसा खर्च कर दिया, उससे ज़्यादा कर दिया, बस आपका ख़त्म हो गया। लेकिन उस खर्चे की भी तो क्वालिटी होना चाहिए, काम की भी तो क्वालिटी होना चाहिए कि आप खर्चा आखिर कहाँ कर रहे हो। चौथे नंबर की बात है स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। इसने ऑब्जर्व किया था कि जो इन्फॉर्मेशन है किसके रिगार्डिंग, CSR स्पेंडिंग के रिगार्डिंग, कंपनी के द्वारा हमें अच्छी तरह से प्रोवाइड ही नहीं करी जा रही है। हमें कोई जानकारी ही कंपनियां क्लियर नहीं दे पाती हैं, उसको एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब यदि हम देखें टेक्निकल गाइड ऑन अकाउंटिंग, जिसको इशू किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो यदि कोई कंपनी है उसको ओनली रिक्वायर्ड क्या है कि मेंशन करिए अपने CSR स्पेंड्स को, नॉन स्पेंड को, अंडर स्पेंड को एंड ओवर स्पेंड को इन द नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ हमें जानकारी होना चाहिए, क्या क्या हम बता सकते हैं। एडिशनली यदि हम बात करें तो एक ऑर्डर है
ऑडिटर है वो उसके पास पावर होना चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है केवल डिटेल ऑफ स्पेंडिंग को, एंड इट मोस्ट कैन क्वेश्चन द बोर्ड अबाउट इट्स ऑथेंटिसिटी। और क्वेश्चन की यदि हम बात करें क्वेश्चन राइज की, तो बोर्ड जो बनाया गया है उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर के राइज कर सकता है। तीसरे नंबर की बात ये बताई जा रही है कि जो ऑडिटर है, ऑडिटर इज नॉट मैंडेटेड टू क्वालिफाई द अकाउंट्स। ऑडिटर के लिए ये अनिवार्य नहीं है कि आप अकाउंट्स को क्वालिफाई करें। किसके लिए? नॉन कंप्लायंस ऑफ इनएडिक्वेट CSR परफॉर्मेंस को लेकर के। मैं यदि ऑडिटर हूँ, सामने मैं चेकिंग के लिए गया हूँ, तो मेरे को ये अनिवार्य नहीं करे हैं कि मैं इन अकाउंट को क्वालिफाई करूँगा कि नहीं करूँगा। यहाँ पर भी एक दिक्कत आ जाती है। अब एक रास्ता है जो निकाला गया है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। पहले नंबर की बात यह है प्लेसेस फॉर फंड। हम पैसा दे रहे हैं, कौन कौन सी जगह हमें खर्च करना चाहिए? तो हमें क्या है, ज़रूरत है कि हमें एक नेशनल लेवल का प्लेटफार्म बनाना है जो कि सेंट्रलाइज होना चाहिए MCA के द्वारा। क्या बनाना है? नेशनल लेवल का प्लेटफार्म, जहाँ पर जितने भी स्टेट हैं ये लिस्ट कर सकें देयर पोटेंशियल CSR एडमिसेबल प्रोजेक्ट को। स्टेट बता सकें कि आपको यहाँ यहाँ पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है, तो जो कंपनियाँ रहेंगी उनको पता चल जाएगा कि उनका जो CSR फंड है ना, वो कहाँ पर बहुत तरीके से इम्पैक्टफुल रहने वाला है अक्रॉस इंडिया में। दूसरे नंबर की बात यह है गाइडलाइन को लेकर के। गाइडलाइन इन्वेस्ट इंडियाज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट रिपोजिटरी ऑन द इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड कैन सर्व एज गाइड फॉर सच स्पोर्ट। तो IIG क्या काम कर सकती है? गाइडलाइन प्रोवाइड करने का काम कर सकती है, और ये मॉडल बहुत यूज़फुल होने वाला है सपोर्टिंग डिजर्विंग प्रोजेक्ट इन 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। सरकार ने भी चिन्हित कर ली है कि हम ये ज़िले हैं, इनको ऊपर उठाना है, तो ऐसे एरिया में ये काफ़ी कारगर होने वाली है। और जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा, सांसद के द्वारा, अंडर द गवर्नमेंट सांसद आदर्श ग्राम योजना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकती है यदि ये लोग खर्चा करती हैं तो। इसके अलावा कंपनी को प्रायोरिटी देना पड़ेगा किसमें? इन्वायरमेंट रेस्टोरेशन में। जिस एरिया में भी ऑपरेट कर रहे हो आप, एटलीस्ट 25% इन्वायरमेंट के रीजनरेशन के लिए आप खर्चा करिए। जितने भी CSR प्रोजेक्ट है ना, इनको सिलेक्ट करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए विथ द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ कमिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। यदि CSR कोई प्रोजेक्ट को चला रहा है CSR के माध्यम से कंपनी, तो उसमें सब लोगों को वो शामिल करें। यहाँ ये बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब कुछ रिकमेंडेशन है जो कि हाई लेवल कमेटी के द्वारा दिए गए थे 2018 में। वो क्या बताया जाता है कि शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन करेंट CSR फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन रिजीम। तो हमें एग्जिस्टिंग जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, इवोल्यूशन का रिजीम चल रहा है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। सेकेंड नंबर की बात यह है, इसमें हमें क्या करना है? स्ट्रेंथन करना है किसको? रिपोर्टिंग के मैकेनिज्म को। इसके अंतर्गत इन्हेंसमेंट करना पड़ेगा। कोई प्रोजेक्ट चला रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, इम्प्लीमेंटिंग की एजेंसी क्या है, ये सारी जानकारी पब्लिक में होना चाहिए। एक बात हमें और भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, चूँकि गवर्नमेंट खुद अपने आप में सेपरेट स्कीम चला रही है सैनिटाइजेशन को लेकर, सैनिटेशन को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर के, टॉयलेट बना रही है, ठीक है, शौचालय बनाए जा रहे हैं, साफ़ सफाई के अभियान चला रही है, पानी की सप्लाई को लेकर के नल से जल योजना चला रही है, एजुकेशन को लेकर के। इसको लिस्टेड किया गया है शेड्यूल 7 में।
तो ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से सरकार भी वही काम कर रही है और दूसरी तरफ कंपनी भी वहीं पैसा खर्च कर रही है। डबल डबल से पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। CSR के अंतर्गत क्या किसी ने पैसे खर्च नहीं किया, क्या किसी ने कम पैसा खर्च किया, क्या 2% से ज़्यादा खर्च कर दिया है? तो ये सारी जो बातें हैं ऑडिटर क्या करें, ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन करे उसका। किनको? अकाउंट्स को। तो उनके जो अकाउंट चल रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन करना चाहिए, एंड नॉट जस्ट एज ए नोट टू अकाउंट्स। वो केवल नोट बना लिए वैसा काम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसके साथ साथ में जो MCA है और एट द लाइन डिपार्टमेंट नीड टू एक्सरसाइज ग्रेटर डायरेक्ट मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। डायरेक्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, सुपरविज़न की ज़रूरत है CSR स्पेंडिंग को लेकर के जो कि कंपनीज कर रही हैं। मिनिस्ट्री के साथ साथ में भी हमें लाइन में चलने की ज़रूरत है।